स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। कभी दिल की धड़कनें तेज होंगी, कभी कोई मोड़ चौंकाएगा, तो कभी कोई किरदार कुछ ऐसा कह जाएगा जो दिल में उतर जाएगा। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये पूरी कहानी काल्पनिक है। सभी पात्र, घटनाएं और स्थान केवल लेखक की कल्पनाओं की उपज हैं। अगर किसी किरदार में आपकी मौसी की सख्ती, कॉलेज के प्यार की मासूमियत या बॉस की चिल्लाहट सुनाई दे जाए तो समझिए ये संयोग है, इरादा नहीं। अध्याय 542 स्वप्न संरक्षण फाउंडेशन। यान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह की चीज होने से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मिलती है, लेकिन सुरक्षा अभी भी पहचान के एक स्तर पर निर्भर नहीं हो सकती है। जब आपका सामना गरीब और अत्यंत दुष्ट अपराधियों से होता है तो वे इसकी परवाह नहीं करते। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। प्रिय, क्या ये वर्जित है? अयान सक्सेना ने कहा, पिछले साल ये थोड़ा सा था, लेकिन अब स्थिति अलग है। मैंने देश को पनडुब्बियां बनाने के लिए पैसा दिया है, और ऊपर बैठे बड़े लोग भी मेरी स्थिति के बारे में जानते हैं। मुझे सत्ता या किसी भी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। शक्ति केवल अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा की संस्थाओं को नियंत्रित करती है। मैं स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शक्ति रखता हूं और हिंसा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता हूं। रोशनी मेहरा ने उत्सुकता से पूछा, पति जी, यह एलियन स्पेस कितना बड़ा है? इसमें कितनी चीजें समा सकती हैं? अयान सक्सेना ने कहा, एलियन स्पेस अब 8000 क्यूबिक मीटर है। जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ेगी, एलियन स्पेस का आयतन भी बढ़ सकता है। मूलतः इनकी संख्या केवल 7000 थी, तथा बाद में इसमें 1000 घन मीटर और जोड़ दिया गया। रोशनी मेहरा आश्चर्यचकित थीं। इतना बड़ा? अयान सक्सेना ने कहा, मेरे पास हमेशा कई हजार यांत्रिक तेंदुए और 300,000 से अधिक ड्रोन होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश बहुत छोटे माइक्रो ड्रोन होते हैं। मैंने जो नए विस्फोटक विकसित किए हैं, उनके साथ एक माइक्रो ड्रोन आसानी से एक बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर सकता है। रोशनी मेहरा अचंभित होकर अयान सक्सेना को देखती रही। मेरे पति तो बस उनके लिए चलता फिरता शस्त्रागार हैं। 3 लाख ड्रोन, कई हजार मैकेनिकल तेंदुए तथा अयान सक्सेना की अपनी ताकत, एक व्यक्ति पूरे देश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। प्रिय, तुमने ये पहले कभी नहीं कहा, रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके कोमल चेहरे पर चुटकी ली। अतीत में मेरी ताकत पर्याप्त नहीं थी, और यांत्रिक तेंदुआ ड्रोन भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। अगर आप जानते तो शायद आप और भी चिंतित होते। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाले चाहते हैं कि हम चले जाएं, तो हम चले जाएंगे। हम कहीं भी अच्छे से रह सकते हैं। रोशनी मेहरा ने मीठी आवाज में कहा, चीन में रहना सबसे अच्छा है। अगर मैं सम्राट बनने के लिए किसी दूसरे देश में भी जाऊं, तो भी यह उतना दिलचस्प नहीं लगता। यदि देश मजबूत नहीं है तो यह निरर्थक है। यदि देश मजबूत हो जाता है तो क्या इससे विदेशियों को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। मैं उच्च अधिकारियों को बता दूंगा। भले ही उच्च अधिकारियों को कोई आपत्ति न हो, फिर भी आपको इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इतना कहकर अयान सक्सेना ने अपना सेल फोन निकाला और मिस्टर मेहता को कॉल किया। अर्जुन सक्सेना, यह अजीब है, कृपया मुझे फ़ोन करो। अच्छी खबर क्या है? फ़ोन पर दूसरी तरफ श्री मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर मेहता, मुझे आपसे 2 बातें कहनी हैं। मेंगी और डाइन देख रहे थे और उन्होंने लोगों को बचाते हुए एक फायर फाइटर को बलिदान होते देखा। बच्चा अभी बड़ा भी नहीं हुआ था। हम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। मेरे पास 2 विचार हैं। पहला लक्ष्य 30,000 अग्निशमन रोबोट निःशुल्क उपलब्ध कराना है। इन्हें राज्य द्वारा 9,657 स्टेशनों को आवंटित किया जाएगा, तथा प्रत्येक स्टेशन को 2 से 4 अग्निशमन रोबोट आवंटित किए जाएंगे। श्री मेहता की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत कहा, अर्जुन सक्सेना, यह अभी भी एक उच्च सिमुलेशन मानव रोबोट विकसित करने की प्रक्रिया में है ना? अयान सक्सेना ने कहा, उच्च सिमुलेशन वाले मानवरूपी रोबोट अधिक बहुमुखी हैं और उन्हें अग्निशमन रोबोट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वे इससे भी अधिक कर सकते हैं। बंदूकों के साथ वे दुश्मन को मारने के लिए युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। वे आमतौर पर अग्निशमन रोबोट के रूप में अच्छे होते हैं। उन्हें अग्निरोधक कैबिनेट के साथ भी डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसके अंदर लोग बैठ सकते हैं। ये रोबोट 200 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है तथा लोगों को बचाने के लिए अग्निरोधी कैबिनेट को सीधे आग के स्थान पर ले जा सकता है। ये दृश्य श्री मेहता के मन में उभरा। एक निश्चित अग्निस्थल पर सभी मार्ग आग से अवरुद्ध थे। अग्निशमन रोबोट ने अग्निरोधी कैबिनेट को अग्निस्थल में ले जाया और फिर लोगों को आग से बचाया।
अर्जुन सक्सेना, क्या यह उच्च तापमान सहन कर सकता है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे बस आग में जला दो। 1 घंटा ठीक है। अगर यह ज्यादा समय तक जलता है तो गर्मी अंदर चली जाएगी और अंदर के घटकों को प्रभावित करेगी। अर्जुन सक्सेना, इसमें बहुत पैसा खर्च होगा। घरेलू रोबोट $2 मिलियन से अधिक की कीमत पर बिक रहे हैं, ये रोबोट अधिक महंगा होना चाहिए। ताओवादी ली। अयान सक्सेना, इनकी कीमत लगभग 200,000 या 300,000 रुपये है और इनमें से 30,000 की कुल कीमत 1 अरब रुपये से भी कम है। मैं इसे खरीद सकता हूँ। यदि देश ऐसा नहीं चाहता तो इसे भूल जाइए। श्री मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। जियाउलिन, 30,000 का जिक्र भी मत करो। अगर तुम 300,000 दोगे तो हर देश उन्हें चाहेगा, लेकिन पनडुब्बी की तरह उन्हें भी थोड़ा संशोधित करना होगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन दूसरे लोग तुम्हारे साथ उतना संवाद नहीं करते जितना मैं करता हूँ। क्या सब कुछ ठीक है? अयान सक्सेना, कोई बात नहीं, यह अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि कुछ लोगों को मेरे दिए गए बयान पर शक हो। अगर वे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो उन्हें सीधे नष्ट कर दें। जियाउलिन, धन्यवाद। दूसरी बात क्या है? श्री मेहता ने पूछा। अयान सक्सेना ने कहा, देश अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन हकीकत में उनमें से कुछ की हालत अभी भी ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेंग्याओ एक सुरक्षा कोष स्थापित करें जिससे कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए सैनिकों के माता पिता और बच्चों को तथा उनके जीवन साथियों को, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से सहायता प्रदान की जा सके। हीरो बेहतर के हकदार हैं। फोन के दूसरी ओर श्री मेहता भावुक हो गए। उनका एक साथी देश के लिए मर गया था और उसका परिवार गरीबी में जी रहा था। उन्होंने लंबे समय तक उस साथी के परिवार का भरण पोषण किया। श्री मेहता, चीन की स्थापना के बाद से अब तक 17,000 से अधिक पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। सैनिकों, अग्निशमन कर्मियों आदि को मिलाकर मदद की जरूरत वाले लोगों की संख्या अब 100,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अयान सक्सेना ने कहा। श्री मेहता चौंक गए और पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या पिछले वाले भी गिने जाएंगे? चलिए सब गिनते हैं। ये सालाना सिर्फ कुछ 100 मिलियन है। ये रकम अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अयान सक्सेना ने पूछा, मिस्टर मेहता, यह कोई वर्जित बात नहीं है ना? फोन के दूसरी तरफ श्री मेहता ने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन सक्सेना, मैं सबसे पहले उन लोगों के परिवारों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो कर्तव्य निभाते हुए मारे गए। किसी और के लिए ऐसा करना वर्जित होगा, लेकिन यह आप पर निर्भर है। यदि आप आकाश में छेद नहीं करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है तो मैं विदेश में करूंगा। चीन में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। श्री मेहता, कृपया इस मामले पर चर्चा करें और मुझे एक संदेश भेजें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं मेंग्याओ को जल्द से जल्द फाउंडेशन शुरू करने दूंगा। मैं जियाओबेई को सूची तैयार करने दूंगा। अगले दिन ड्रीम प्रोटेक्शन फाउंडेशन की स्थापना हो गई। हमारे आवेदन करते ही सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। किसी सुदूर पहाड़ी गांव में दोनों बुजुर्ग अपनी पोती के साथ रह रहे हैं। वे 60 साल के हैं और उनकी पोती सिर्फ 5 साल की है। बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे श्री क्यूई की 2 वर्ष पहले ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। सरकार ने खूब पेंशन दी, लेकिन किस्मत ने बदकिस्मत का साथ दिया और उनकी बहू गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और सारा पैसा खर्च हो गया। अंततः व्यक्ति और पैसा दोनों ही चले गए। वे दोनों ही खराब स्वास्थ्य में हैं और भारी काम नहीं कर सकते। हर महीने सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के बावजूद भी उनका जीवन अभी भी मुश्किलों भरा है। चाचा झाओ, अच्छी खबर है। एक 20 वर्षीय युवक कुचल गया। ली बिन, क्या खुशखबरी है? बूढ़े आदमी ने दुख से भरी आंखों से पूछा। पिछले कुछ महीनों से उनकी छोटी पोती की तबीयत ठीक नहीं है और वह कई बार अस्पताल जा चुकी है। अब उनका परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है। हालांकि सरकार उन्हें हर महीने सब्सिडी देती है, लेकिन तीनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए ये धनराशि पर्याप्त नहीं है। चाचा झाओ, भाई झाओ ड्यूटी के दौरान मर गए। आप ड्रीम प्रोटेक्शन फाउंडेशन से बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो कहा गया है उसके अनुसार आप तीनों में से प्रत्येक को प्रति माह 3,000 मिल सकते हैं। ली बिन ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वे सभी धोखेबाज हैं। एक बार कोई हमारे यहाँ पैसे दान करने आया था, 2,000 रुपये लिए, एक फोटो ली और केवल 200 रुपये लेकर चला गया। ली बिन ने तुरंत कहा, चाचा झाओ, यह अलग है। मेंग्याओ सुरक्षा कोष की स्थापना मास्टर अर्जुन की पत्नी ने की थी। आप इसे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 543 नकली रोबोट यहाँ है। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और पूछा, मास्टर अर्जुन,
वही मास्टर अर्जुन जिसने बदला लेने के लिए पूर्वी सकुरा देश में कई रोबोट भेजे थे। ली बिन ने सिर हिलाया। चाचा झाओ, हाँ, ये ग्रैंड मास्टर अर्जुन है, लेकिन उसने बदला लेने के लिए यांत्रिक तेंदुए को नहीं भेजा। उसने संक्रमित लोगों को हटाते समय गलती से कुछ मैल को मार दिया। हे, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये बात इंटरनेट पर भी कह सकते हैं। मैं ग्रैंड मास्टर अर्जुन की बात पर विश्वास करता हूँ। ली बिन, चाचा झाओ, मैं आपको आवेदन करने में मदद करूंगा। आप 3 हैं, प्रत्येक को 3000 यानी 9000 रुपये प्रति माह। आपका जीवन अभी की तुलना में बहुत बेहतर होगा। बूढ़े आदमी ने कहा, बस लैंड के लिए आवेदन करें। मास्टर अर्जुन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारे 3 लोगों के परिवार के लिए उनसे पैसे मांगना अच्छा नहीं है। चाचा झाओ, ग्रैंड मास्टर अर्जुन को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ली बिन्यू, बूढ़े ने कहा, मेरे माता पिता को जापानियों ने तब मार डाला था जब वे गिरवी रखते थे। मास्टर अर्जुन ने मुझसे बदला लिया है, इसलिए मैं उनसे इतना कुछ नहीं ले सकता। बस मेरे लिए 3000 रुपये का आवेदन कर दो। अगर ये लैंड नहीं होता तो मुझे ये पैसा नहीं लेना चाहिए था। ली बिन ने सिर हिलाया। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उस बूढ़े व्यक्ति के लिए आवेदन किया। आवेदन करना बहुत आसान है। आपको बस कुछ सरल जानकारी और बैंक कार्ड की जानकारी भरनी है। इसमें 5 मिनट से भी कम समय लगता है। अयान सक्सेना के विला के अंदर ज़ियाओबेई की आवाज़ गूंजी, मास्टर, किसी ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। 3 लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति ने आवेदन किया है। अयान सक्सेना, क्या बाकी 2 अभी भी जीवित हैं? मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी दो। सिमरन, मास्टर, मैं यहीं हूँ। उनका बेटा मर गया, उनकी बहू गंभीर रूप से बीमार हो गई और उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। अब वे 2 बूढ़े लोग हैं और 5 साल की पोती के साथ रह रहे हैं। जीवन बहुत कठिन है। अयान सक्सेना, उन्हें वे सभी स्थान बताएं जहां कम आवेदन आए। हाँ मास्टर। छोटी बेयू, पहाड़ी गांव में ली बिन ने अपना फ़ोन लौटा दिया और चला गया। काटना, वृद्ध व्यक्ति को अपने मोबाइल फ़ोन पर एक संदेश प्राप्त हुआ। ली बिन, 1 मिनट रुको, क्या मैंने 3000 रुपये के लिए आवेदन नहीं किया था? यहाँ ये क्यों दिखाया गया है कि मुझे 9000 रुपये मिले? बूढ़े आदमी ने संदेह से पूछा। ली बिन ने फ़ोन उठाया और देखा कि बैंक के संदेश में सचमुच ये लिखा था कि वृद्ध व्यक्ति के बैंक कार्ड से 9000 रुपये काट लिए गए हैं। चाचा झाओ, मैंने केवल लैंड के लिए आवेदन किया था। आपने मुझे आवेदन करते हुए देखा और मैंने आपसे आपका आईडी कार्ड भी नहीं मांगा। ली बिन हैरान दिखे। अगले ही पल वह दंग रह गया। मैं जानता हूँ, मास्टर अर्जुन के पास मानवीय बुद्धि है। यह मानवीय बुद्धि ही होगी जो जानती है कि आपके परिवार में 3 लोग हैं, इसलिए उसने 3 लोगों को पैसे दिए। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, ली बिन, क्या अतिरिक्त 6000 वापस किए जा सकते हैं? ली बिन ने उन्हें सांत्वना दी, चाचा झाओ, बस मन की शांति के साथ रहो। भाई झाओ ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और यह वही है जिसके आप हकदार हैं। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। आप सही नहीं हैं। देश ने हमें वह सब दे दिया है जिसके हम हकदार हैं। देश से मिलने वाला मुआवजा काफ़ी है, लेकिन हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उसे खर्च कर सकें। ये पैसा हमें व्यक्तिगत रूप से ग्रैंड मास्टर अर्जुन ने दिया था। ग्रैंड मास्टर अर्जुन का हमें ये पैसा देने का क्या दायित्व है? ली बिन ने सिर हिलाया और कहा, चाचा झाओ, आप सही कह रहे हैं। रिफंड पाने का कोई तरीका नहीं है। बस इसे रख लीजिए। नोटिस में लिखा है कि आप और आपकी चाची जीवित रहते हुए पैसे प्राप्त कर सकते हैं। लैंड को 26 साल की उम्र में लाइसेंस मिल सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, ली बिन, क्या ग्रैंड मास्टर अर्जुन के पास डाइन नहीं है? कृपया मेरे लिए ग्रैंड मास्टर अर्जुन को धन्यवाद देने के लिए एक संदेश भेजें। ठीक है। ली बिन ने सिर हिलाया। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति का फ़ोन लिया, डाइन खोला, टिप्पणी अनुभाग पर क्लिक किया और इस संबंध में बहुत सारे संदेश पढ़े। चाचा झाओ, आप देखिए, बहुत से लोगों को यह मिला है। उन सभी ने मास्टर अर्जुन का डाइन प्राप्त किया है ताकि वे उनका धन्यवाद कर सकें। ली बिन्यू, टिप्पणियां पढ़ते ही वृद्ध व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। कुछ टिप्पणियों में तो यहाँ तक कहा गया कि यद्यपि बेटे की मृत्यु 40 या 50 वर्ष की उम्र में हो गई थी, फिर भी वृद्ध व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी धनराशि प्राप्त हुई। चाचा झाओ फाउंडेशन की घोषणा में कहा गया है कि ऐसे लोग हैं जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद मर गए। जब तक वे कर्तव्य की पंक्ति में मर गए, उनमें पुलिस, सैनिक, अग्निशमन दल, महामारी से लड़ने वाले चिकित्सा कर्मचारी आदि शामिल हैं। ली बिन ने कहा। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा, इसकी कीमत कितनी है? ली बिन, अगर हम स्टॉक की गिनती नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम स्टॉक की गिनती करते हैं तो इसकी कीमत कई अरब हो सकती है। मास्टर अर्जुन के डोंग डोंग स्टूडेंट एड फंड की कीमत भी कई अरब है।
और पैसा खर्च करने के लिए सीसी चैरिटी फंड भी है। एक रूढ़िवादी अनुमान यह है कि ग्रैंड मास्टर अर्जुन 10 बिलियन का दान देंगे। ऑनलाइन लोग बार बार कहते रहते हैं कि उन्हें पैसे मिले हैं। अगर कोई फिर से मास्टर अर्जुन का अपमान करेगा तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अपमान करूंगा। मैं एक फायर फाइटर हूं। धन्यवाद मास्टर अर्जुन। इस गारंटी के साथ मैं अब किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। मेरे दादा दादी बहुत पहले ही चले गए हैं। मेरे पिता बाढ़ से लड़ते हुए लगभग मर गए थे और मेरी माँ ने पैसे से दूसरी शादी कर ली थी। धन्यवाद मास्टर अर्जुन, मैं मन की शांति के साथ पढ़ाई जारी रख सकता हूँ। रोशनी मेहरा ने चेहरे पर एक मार्मिक मुस्कान के साथ टिप्पणियां पढ़ीं। उसने खिड़की से बाहर देखा तो अयान सक्सेना, अनिंदिता सक्सेना और लिन डोंग्याओ घास पर खेल रहे थे। मुझे मेरे पति से मिलने देने के लिए भगवान का शुक्रिया, रोशनी मेहरा ने खुद से कहा। 2 दिन बीत गए। अयान सक्सेना फिर से यानहुआंग रोबोट कंपनी में पहुंचे। गोदाम में 2 बेहद यथार्थवादी मानव रोबोट खड़े थे। इसमें 2 रोबोट हैं, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। सभी कपड़े पहने हुए हैं। उनकी त्वचा का रंग सामान्य मनुष्यों जैसा ही होता है और उनकी उंगलियां, मुंह, नाक, कान आदि का विवरण भी बहुत समान होता है। शरीर पर केवल एक चीज जो समान नहीं होती वह है आंखें। यदि आप धूप का चश्मा पहनते हैं तो आपकी आंखों की खामियां ढक सकती हैं। भाई लिन, कैसा है? आरव कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना ने दोनों रोबोटों को देखा और सिर हिलाकर कहा, यह अच्छा लग रहा है। क्या विभिन्न घटक डिजाइन विनिर्देशों को पूरा करते हैं? आरव कपूर ने सिर हिलाया। भाई लिन, इसकी चिंता मत करो। आपने हमें विस्तृत जानकारी दी है और अगर हम इसका पालन करेंगे तो हम मूल रूप से कोई गलती नहीं करेंगे। हमारी कंपनी अब विशेषज्ञों से भरी हुई है। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुर्जे गुणवत्तायुक्त हों, कई कारखानों का भी अधिग्रहण किया। अयान सक्सेना ने शीघ्रता से नियंत्रण प्रणाली प्रस्तुत की। मालिक, दोनों मानव रोबोटों ने अयान सक्सेना को देखा और चिल्लाए। अयान सक्सेना ने कहा, अपनी क्षमताओं को परखने के लिए यहाँ मौजूद विभिन्न चीजों का उपयोग करें। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। ठीक है। दोनों रोबोटों ने जल्दी से इसका परीक्षण किया। उन्होंने पहले गति का परीक्षण किया। महिला संस्करण के पैर छोटे हैं और यह धीमी है लेकिन बहुत हल्की है, तथा मानवरूपी रोबोट के महिला संस्करण में अधिक लचीलापन है। उनकी गति यांत्रिक तेंदुए जितनी तेज नहीं है, लेकिन सामान्य मनुष्यों की तुलना में उनकी गति अभी भी बहुत तेज है। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। संपूर्ण आत्म मूल्यांकन प्रक्रिया 1 घंटे तक चली। अयान सक्सेना दोनों मानव रोबोट की क्षमताओं से काफी संतुष्ट थे। आरव कपूर, अब प्रोडक्शन कैसा चल रहा है? अयान सक्सेना ने पूछा। आरव कपूर, भाई लिन, हम अभी छोटे पैमाने पर बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, प्रतिदिन केवल कुछ दर्जन इकाइयां। हम उत्पादन तभी बढ़ाएंगे जब हमें यकीन हो जाएगा कि कोई समस्या नहीं है। आप बॉस हैं और आपको ही अंतिम निर्णय लेना है कि हम उत्पादन को कितना बढ़ाना चाहते हैं। अयान सक्सेना सोच रहा था, यदि किसी दुश्मन के खिलाफ सीधे मुकाबले में इसका इस्तेमाल किया जाए तो रोबोट पैंथर बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। यांत्रिक तेंदुए की लागत कम है, लेकिन इस अत्यधिक नकली मानव रोबोट के अपने फायदे भी हैं। उदाहरण के लिए, उनकी प्रयोगशाला में यांत्रिक तेंदुआ प्रयोग नहीं कर सकता। कुछ अवसर यांत्रिक तेंदुए के लिए प्रवेश करना सुविधाजनक नहीं होता। हम अस्थायी रूप से दैनिक उत्पादन को बढ़ाकर 500 कर देंगे, जो सभी पुरुषों के मॉडल होंगे, तथा अग्निशमन के लिए 30,000 मेचा का उत्पादन करेंगे। अयान सक्सेना ने कहा, अग्निशमन कर्मियों को अग्नि सुरक्षा भार की आवश्यकता होती है। महिला संस्करण में भार कम होता है, आकार छोटा होता है और अग्नि सुरक्षा क्षमता कमजोर होती है। अध्याय 544 अग्निशमन रोबोट एक्शन में। अग्निशमन रोबोटों का पहला बैच सबसे पहले शंघाई अग्निशमन विभाग को दिया गया। उसी समय अग्निरोधक अलमारियां भी वितरित की गईं। मास्टर अर्जुन, क्या ये सचमुच संभव है? शंघाई अग्निशमन विभाग के निदेशक झाओ चोंग ने पूछा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक झाओ, एक बार कोशिश करके देखिए। मुझे अभी भी उन पर भरोसा है। उन्हें खतरनाक कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके शरीर की सतह पर मौजूद धातु एक प्रकार की लचीली स्मृति धातु है, जो धक्कों और चोटों से उबर सकती है। झाओ चोंग ने रोबोटों को देखा और पूछा, वे कितना वजन उठा सकते हैं? अयान सक्सेना, वे 2 किलोग्राम तक का भार सहन कर सकते हैं, इसलिए वे सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, भले ही वे किसी मजबूत आदमी को उठाकर ले जा रहे हों। वह अग्निरोधक कैबिनेट विशेष रूप से बनाया गया है। आग पर रखने पर यह 10 मिनट तक चीजों को गर्म रख सकता है। 100 किलोग्राम वजन वाला एक वयस्क इसके अंदर बैठ सकता है और एक बच्चे को भी अपनी बाहों में पकड़ सकता है। ये रोबोट इसे आग के बीच से भी ले जा सकते हैं। झाओ चोंग ने अंदर बैठकर स्वयं इसका प्रयास किया।
अग्निरोधक कैबिनेट बहुत बड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन 80 किलोग्राम से अधिक वजन वाले व्यक्ति के लिए इसमें बैठना काफी आरामदायक था। मास्टर अर्जुन, क्या आप उन्हें मुझे उठाकर देखने की अनुमति दे सकते हैं? झाओ चोंग्यू, अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। एक अग्निशमन रोबोट आगे बढ़ा और उसने ढक्कन बंद कर दिया। अग्निरोधी कैबिनेट के अंदर एक छोटी सी रोशनी जल उठी और अग्निशमन रोबोट ने आसानी से अग्निरोधी कैबिनेट को उठा लिया। वह अपने हाथ में अग्निरोधी कैबिनेट लेकर घूमता था। ठीक है, इसे खोलो, अयान सक्सेना ने आदेश दिया। अग्नि रोबोट ने अग्निरोधी कैबिनेट खोला और झाओ चोंग ने आश्चर्य से कहा, हालांकि जगह थोड़ी छोटी है, लेकिन ये ठीक लगता है। आमतौर पर एक वयस्क एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर वहां बैठ सकता है। अयान सक्सेना, यदि जिस व्यक्ति को बचाया जाना है वह अधिक भारी नहीं है, तो यह अग्निशमन रोबोट एक समय में 2 अग्निरोधक अलमारियां उठा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में आपको अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको आग वाले किसी लंबे स्थान को पार करना है तो बस एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाएं। झाओ चोंग ने सिर हिलाया। तभी अलार्म बजा। कहीं आग लग गई थी। निदेशक महोदय, एक पुरानी आवासीय इमारत में आग लग गई है। एक गैस टैंक में विस्फोट हो गया है। स्थिति काफी गंभीर है। किसी ने तुरंत दौड़कर इसकी सूचना दी। जैसे ही रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, अग्निशमन कर्मी वहां पहुंचे। 2 मेज पर हैं, अयान सक्सेना ने आदेश दिया। 2 अग्निशमन रोबोटों ने वाहन पर एक एक अग्निरोधी कैबिनेट लाए। अयान सक्सेना और उसके दोस्त वहां नहीं गए क्योंकि वहां अयान सक्सेना की सुरक्षा में बहुत सारे लोग थे। अगर वे वहां गए तो आग लगने पर परेशानी हो सकती है। मास्टर अर्जुन, चलो कमांड रूम में चलते हैं, आप इसे वहां देख सकते हैं। झाओ चोंग्यू, अयान सक्सेना ने सिर हिलाया और वे शीघ्र ही कमांड रूम में पहुंच गए, जहां वे बड़े पर्दे पर फिल्माए गए फुटेज देख सकते थे। दमकल गाड़ी 10 मिनट से भी कम समय में पहुंच गई। आग तेजी से फैल गई है। क्या अंदर कोई और है? फायर कैप्टन वांग हेतियान, जो दौड़कर वहां पहुंचे, जोर से चिल्लाए। 5वीं मंजिल पर 70 या 80 साल की एक बुजुर्ग महिला रहती है। वह सालों से बिस्तर पर है। 4थी मंजिल पर शियुजुआन एक बच्चे के साथ रहती है। वे भी बाहर नहीं आए हैं। हो सकता है कि वे अभी भी अंदर हों। स्थिति से परिचित किसी व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया। वांग हेतियन गंभीर दिख रहे थे। आग बहुत भयंकर थी। उन्हें आग को बुझाना था और लोगों को बचाना था। स्थिति बहुत गंभीर थी। कैप्टन वांग, चलो लोगों को बचाते हैं। इसके बाद एक अग्निशमन रोबोट आता है। उन्होंने जल्दी से अपने पहने हुए कपड़े उतार दिए। आसपास के लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। पहले तो उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि ये दोनों रोबोट हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? वांग हेतियान ने पूछा। जब तक आग पर काबू नहीं पा लिया गया, वे अंदर नहीं जा सके। सीढ़ियां अब आग से भर गई थीं। योग्य। 2 अग्निशमन रोबोटों ने तुरंत ही अग्नि कैबिनेट को उठाया और चल पड़े। वे जल्दी से पुरानी आवासीय इमारत की ओर भागे और आग ने उन्हें जला दिया, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उनकी आंखों के लिए इस्तेमाल किया गया कांच गर्मी रोधक था। वो 4थी मंजिल पर एक 2 या 3 साल का बच्चा रो रहा था। धुआं घर में घुस गया था। एक युवा माँ इतनी चिंतित थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खिड़की के बाहर और इमारत के बाहर गलियारे में आग लगी हुई थी। वह अपने बच्चे को पकड़े हुए बाथरूम में छिप गई। टकराना। आग बुझाने वाले रोबोट ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। बूम बूम, कृपया दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अग्नि रोबोट ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। बाथरूम में मौजूद महिला ने जल्दी से दरवाजा खोला। वह दरवाजे के बाहर एक लंबा रोबोट देखकर दंग रह गई। नमस्ते, तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। रोबोट ने अग्नि निकास द्वार खोल दिया। ठीक है, ठीक है। महिला ने तुरंत बच्चे को अग्निरोधी कैबिनेट में ले जाकर रख दिया। उनमें से प्रत्येक का वजन केवल कुछ दर्जन किलोग्राम था और रोबोट ने आसानी से अग्निरोधी कैबिनेट को उठा लिया और 1 मिनट से भी कम समय में उसे नीचे ले गया। अग्नि कैबिनेट खुला। महिला बच्चे को पकड़े हुए अंदर बैठी थी। जियुजुआन, क्या तुम ठीक हो? एक बूढ़ी औरत ने पूछा। महिला को खड़े होने में मदद की गई। आंटी लियू, मैं ठीक हूँ। इतनी बड़ी आग लगी थी और फिर भी आप इस तरह से बाहर निकलने में कामयाब रहीं। बूढ़ी महिला ने आश्चर्य से कहा, किसने कहा कि यह नहीं था? अभी अभी ये रोबोट इस कैबिनेट के साथ आग से बाहर आया है। हम सभी हैरान थे। इसी समय एक अन्य अग्निशमन रोबोट भी बाहर आ गया। 5वीं मंजिल पर मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति को भी सुरक्षित बचा लिया गया। बकवास। किसी ने ताली बजाना शुरू किया और जल्द ही सभी लोग ताली बजाने लगे। अग्निशमन रोबोटों में से एक ने कहा, कैप्टन वांग, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कोई अन्य व्यक्ति है जिसे मदद की जरूरत है। ठीक है, कृपया, कैप्टन वांग ने खुश होकर कहा।
आज स्थिति थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि 2 अग्निशमन रोबोट आकर लोगों को आसानी से बचा लेंगे। उनके लिए आग बुझाना आसान है। 2 अग्निशमन रोबोटों ने त्वरित जांच की और पाया कि घर में कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने आग बुझाने में मदद करना शुरू कर दिया। अग्नि नियंत्रित करने वाले पाइपों को नियंत्रित करने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है, लेकिन 200 किलोग्राम भार क्षमता वाले 2 रोबोटों के लिए यह कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ना भी कोई समस्या नहीं है। मास्टर अर्जुन, आपका अग्निशमन रोबोट बहुत बढ़िया है। अग्निशमन कैबिनेट के साथ मिलकर बचाव दक्षता बहुत अधिक है। झाओ चोंग ने अपना अंगूठा उठाया और प्रशंसा की। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, वे मौके पर लचीले ढंग से परिस्थितियों को संभालने के मामले में अग्निशमन कर्मियों जितने अच्छे नहीं हैं। वे खतरनाक काम करने के लिए उपयुक्त हैं और उनके लिए आपकी मदद करना ही काफ़ी है। अभी जो कुछ हुआ है, उससे हम कह सकते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं। वे लोगों को जल्द से जल्द बचा सकते हैं। मास्टर अर्जुन, धन्यवाद। झाओ चोंगदाओ, अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, निर्देशक झाओ, आप बहुत विनम्र हैं। आपका काम बहुत खतरनाक है और आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप लोग धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं। मैं अब जा रहा हूँ। अयान सक्सेना जल्द ही चले गए। ये प्रासंगिक समाचार इंटरनेट पर तेजी से फैल गया। मास्टर अर्जुन फिर से कुछ बढ़िया लेकर आए हैं। एक रोबोट को आग के समुद्र में एक बॉक्स ले जाते हुए देखना आश्चर्यजनक था। मास्टर अर्जुन, आपका रोबोट बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें एक खामी है। क्या आप इससे ज़्यादा सुंदर रोबोट बना सकते हैं? अगर यह आपकी ही छवि में बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे यह उपयोगी लगेगा। कई लोग इस पर ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी प्रशंसाएं थीं, लेकिन कुछ अजीब टिप्पणियां भी थीं। अयान सक्सेना वापस आते समय अपना फ़ोन चेक कर रहा था। उसके मुंह का कोना फड़क उठा। सौभाग्यवश उन्होंने रोबोट को सुंदर या सुंदर नहीं बनाया, अन्यथा कौन जानता है कि कुछ लोग इसे वापस खरीदने के बाद इसके साथ क्या करेंगे। अध्याय 545 लिन डोंग्याओ अब चल सकता है। अयान सक्सेना घर लौट आया। पापा, अनिंदिता सक्सेना खुशी से अयान सक्सेना की ओर दौड़ी। पापा, लिन डोंग्याओ ने जो चीज़ पकड़ी हुई थी उसे छोड़ दिया और लड़खड़ाते हुए अयान सक्सेना की ओर बढ़ा। रोशनी मेहरा की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। अयान सक्सेना ने अपने बाएं हाथ से अनिंदिता सक्सेना को गले लगाया और अपना दाहिना हाथ खोला। लिन डोंग्याओ अस्थिर ढंग से चला, लेकिन फिर भी सफलतापूर्वक अयान सक्सेना के पास आ गया। अयान सक्सेना ने अपने दाहिने हाथ से लिन डोंग्याओ को गले लगाया। डोंग डोंग, अब तुम्हें चलने के लिए मदद की ज़रूरत नहीं है। अनिंदिता सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने बगल में एक नकली रोबोट को देखा। यह नकली रोबोट एक महिला की तरह दिख रहा था। उसने तुरंत कहा, मास्टर, मैंने अभी जो कुछ हुआ उसका वीडियो और फोटो लिया है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। रोशनी मेहरा ने खुश होकर कहा, पतिदेव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोंग डोंग इतने अचानक चलने लगेगा। जीक्सी 1 साल की उम्र तक बिना सहारे के नहीं चलती थी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं। डोंग डोंग का शरीर आम बच्चों से बेहतर है। लिन डोंग्याओ अभी भी 9 महीने से थोड़ा छोटा है। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत अधिक है। डोंग डोंग, यहाँ माँ के पास आओ। रोशनी मेहरा कुछ मीटर दूर बैठ गई और बोली, माँ। लिन डोंग्याओ फिर से धीरे धीरे हॉल में चला गया। अब वह चलने में सक्षम था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। अब जब वह पहली बार और दूसरी बार ऐसा कर चुका था तो यह उसके लिए आसान होगा। डोंग डोंग, अपनी बहन के पास फिर आओ। अनिंदिता सक्सेना भी एक तरफ भागकर हंसने लगी। लिन डोंग्याओ खुशी से फिर से अपनी बहन की ओर चला गया। डोंग डोंग, तुम कमाल हो। बहन, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। अनिंदिता सक्सेना ने ये कहा और लिन डोंग्याओ को उठा लिया। वह अभी 1 साल की भी नहीं हुई थी, लेकिन वह काफ़ी मजबूत थी और उसे लिन डोंग्याओ जैसे छोटे लड़के को उठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, तुम जीक्सी और बाकी लोगों का ख्याल रखना। डोंग डोंग आज जा सकता है। मैं कुछ और व्यंजन बनाऊंगा। तुम अपने माता पिता को भी साथ ला सकती हो और हम मिलजुल कर समय बिता सकते हैं। रोशनी मेहरा, पतिदेव, नंदिनी वापस आ गई है, क्या मैं उसे भी ले जाऊं? जरूर। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। नंदिनी बहुत दिनों से यहाँ नहीं आई है। उसे बहुत पहले ही मैजिक सिटी लौट जाना चाहिए था। वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? अनिंदिता सक्सेना, माँ, मुझे आंटी किंग किंग की याद आती है। रोशनी मेहरा ने कहा, वह काफ़ी समय से यहाँ नहीं आई है। मैं उसे फ़ोन करूंगी और वह करीब 1 घंटे में यहाँ आ जाएगी। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया।
वह खाना बना रहा था और 1 घंटे से भी कम समय बाद नंदिनी आ गई। अनिंदिता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी किंग किंग, अब जाने का समय हो गया है। आंटी किंग किंग, आप बहुत दिनों से यहाँ नहीं आई हैं। नंदिनी ने अनिंदिता सक्सेना को उठाया और कहा, अनिंदिता, आंटी किंग किंग व्यस्त हैं। आंटी किंग किंग के पास अभी बहुत सारे काम हैं। थोड़ी देर बाद अनिंदिता सक्सेना और लिन डोंग्याओ एक साथ खेल रहे थे। रोशनी मेहरा ने पूछा, किंग किंग, क्या हो रहा है? जब से हम यहाँ आए हैं तुम शायद ही कभी यहाँ आते हो। नंदिनी फुसफुसाते हुए बोली, मेंग्याओ, तुम अयान सक्सेना की पत्नी हो, तुम्हें शायद एहसास नहीं होगा कि उसकी शक्ति और मजबूत होती जा रही है। मुझे मुफ्त में आकर खाने में थोड़ी शर्म आ रही है। शक्ति नहीं, रोशनी मेहरा ने कहा। नंदिनी, बॉस अक्सर बड़े लोगों से संपर्क करता है और वह खुद भी बड़ा आदमी है। शायद ये किसी उच्च पदस्थ अधिकारी का तथाकथित आभामंडल है। आप इसके आदी हो चुके हैं, इसलिए आप इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभी भी इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस करता हूँ। रोशनी मेहरा, किंग किंग, इनकी परवाह मत करो। हालांकि अयान सक्सेना तुम्हारा बॉस है, लेकिन तुम यहाँ मेरे सबसे अच्छे दोस्त के रूप में हो। हाँ, नंदिनी ने सिर हिलाया। 2 घंटे बाद, दिन के बाद नंदिनी चली गई। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना से कहा, पति जी, क्या आपको लगता है कि नंदिनी और आरव कपूर एक दूसरे के लिए अच्छे जोड़ीदार हैं? नंदिनी और आरव कपूर, अयान सक्सेना ने आश्चर्य से कहा। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया, वे दोनों अभी भी सिंगल हैं। नंदिनी जिक्सी चैरिटी फाउंडेशन के लिए कई चीज़ों का प्रभारी है और आरव कपूर यानहुआंग जियूरेन कंपनी का प्रभारी है। अगर भविष्य में वे किसी और से शादी करते हैं तो 2 और बाहरी लोग होंगे। क्या यह एक अनियंत्रित कारक होगा? मुझे लगता है कि दुश्मन इस अवसर का फायदा उठाकर हमारे अंदर घुसपैठ कर सकता है। अयान सक्सेना सोच रहा था। आपके पास एक मुद्दा है। सिसी चैरिटी फाउंडेशन तो ठीक है, लेकिन यानहुआंग मशीन गन कंपनी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए दुश्मन द्वारा जासूस भेजना सामान्य बात है। आरव कपूर और नंदिनी यू को जब वे एक साथ होते हैं तो यह समस्या नहीं होती है। बूढ़े आदमी, उन्हें संपर्क करने दो। जहां तक उनके साथ रहने का सवाल है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उनका साथ रहना किस्मत में लिखा है। रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, चलो एक वार्षिक बैठक आयोजित करते हैं। यानहुआंग जियूरेंजी कंपनी और जिक्सी चैरिटी फाउंडेशन संयुक्त रूप से इसे आयोजित करेंगे और वे इस वार्षिक बैठक के प्रभारी होंगे। अन्य ड्राइवर कहाँ हैं? रोशनी मेहरा आश्चर्यचकित थीं। अयान सक्सेना ने कहा, यानहुआंग सुरक्षा, यानहुआंग बंदरगाह, यानहुआंग खनन कर्मचारी पूरे देश में फैले हुए हैं, इसे प्रबंधित करना आसान नहीं है। डोंगडोंग छात्र सहायता फाउंडेशन का मुख्यालय शाही राजधानी में है। ड्रीम प्रोटेक्शन फंड अभी भी एक खाली खोल मात्र है। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने आरव कपूर को फ़ोन किया। आरव कपूर, सिम्युलेटर बन गया है, क्या अब आप फ्री हैं? मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। भाई लिन, आपके पास मेरे लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं? आरव कपूर की आंखें चमक उठीं। अयान सक्सेना, कंपनी काफ़ी समय से स्थापित है। क्या हमारे तकनीकी कर्मचारियों में कई अविवाहित लोग हैं? ओह हाँ, यह एक तकनीकी व्यक्ति के लिए सामान्य बात है, आरव कपूर ने कहा। अयान सक्सेना, यानहुआंग जियूरेंजी कंपनी और जिक्सी चैरिटी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की। जिक्सी चैरिटी फाउंडेशन में कई अमीर परिवार और देखभाल करने वाली महिलाएं हैं। इस मामले के लिए आप और नंदिनी जिम्मेदार हैं। आरव कपूर दंग रह गए। उसने दबी हुई आवाज में कहा, भाई लिन, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? मैंने सोचा कि एक नया प्रोजेक्ट है और मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं और फिर अपने कौशल दिखाने के लिए तो साकुरा देश जाना चाहता हूं। नहीं सकता, आप दोनों को समय और विषय वस्तु पर चर्चा करनी चाहिए। ये कंपनी की पहली वार्षिक बैठक है, आपको अच्छा काम करना होगा। अयान सक्सेना ने कहा। ठीक है, आरव कपूर ने बेबसी से कहा। अयान सक्सेना ने तुरंत नंदिनी की संपर्क जानकारी आरव कपूर को भेजी। रोशनी मेहरा ने नंदिनी को सूचित किया। फोन के दूसरी ओर नंदिनी ने अजीब भाव से कहा, मेंग्याओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वार्षिक बैठक में कुछ गड़बड़ है? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना ने सारी व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बॉस था और उसे बस सालाना मीटिंग आयोजित करनी थी। आरव कपूर और नंदिनी वास्तव में एक साथ आ सकते हैं या नहीं, यह उनका अपना मामला है और वह और रोशनी मेहरा उन्हें एक साथ आने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वार्षिक बैठक आयोजित कर रहे हैं। एक लड़की को खबर मिली। वह यानहुआंग मशीनरी कंपनी की कर्मचारी है। वह बहुत सुंदर है, नंदिनी से भी कहीं ज्यादा सुंदर। उसे 2 महीने पहले कंपनी ने काम पर रखा था।
इससे पहले किसी ने चुपके से उससे संपर्क किया और कहा कि अगर वह आरव कपूर के करीब आने का कोई रास्ता खोज लेगी तो वह उसे हर महीने 200,000 रुपए देगा। वह मान गई। 2 महीने में उसने 4 लाख कमा लिए थे। मैं अच्छा डांस करती हूँ, शायद मैं आरव कपूर को आकर्षित कर सकूं। लड़की ने मन ही मन सोचा। दूसरों ने उससे वादा किया कि जब तक वह आरव कपूर की गर्लफ्रेंड बनी रहेगी, उसका मासिक वेतन $10 लाख तक बढ़ा दिया जाएगा। यदि कुछ महीनों की बातचीत के बाद उनका रिश्ता टूट भी जाता है, तो भी वह लाखों रुपए प्राप्त कर सकती है। शायद मुझे आरव कपूर से ब्रेकअप फीस के तौर पर बहुत कुछ मिल जाए। ऐसा लगता है कि मुझे हाल ही में नृत्य का अभ्यास करने की आवश्यकता है। लड़की ने मन ही मन सोचा। अध्याय 546, क्या हम लड़ने के लिए रोबोट का उपयोग करने जा रहे हैं? डिंग डिंग, अयान सक्सेना का फोन बज उठा। मिस्टर जियांग, क्या बात है? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और पूछा। फोन के दूसरी तरफ जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमसे फिर से संपर्क किया है और उनका रवैया पहले की तुलना में बहुत नर्म है। क्या उन पनडुब्बियों को वापस बुलाया जा रहा है? अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर जियांग, उनका रवैया नर्म है, लेकिन क्या उन्होंने हमें कोई ठोस लाभ दिया है? उनके युद्धपोत, पनडुब्बियां आदि अक्सर हमारे यहाँ आते हैं और बेरोक-टोक चलते हैं। हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, दीर्घकालिक रूप से सोचो। अल्पावधि में उनका मुफ्त नेविगेशन हमारे लिए कष्टप्रद और बुरा है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह अपरिहार्य है। नौवहन की यह स्वतंत्रता विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना के लिए लाभदायक है। क्या हम प्रथम नहीं हो सकते? अयान सक्सेना दंग रह गया। ये सच है। जब चीन ने अतीत में द्वीपों पर कब्जा किया था तो बहुत से लोग नाखुश थे, लेकिन जैसे जैसे चीन की द्वीप निर्माण क्षमताएं बेहतर होती गईं, उन्होंने द्वीपों का निर्माण जारी रखा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही मतदान कर दिया है कि यह उचित और कानूनी है। चीनी नौसेना दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है तथा निश्चित रूप से भविष्य में नौवहन की स्वतंत्रता चाहेगी। मिस्टर जियांग, आप सही हैं। चूंकि उन्होंने अपना रवैया नरम कर लिया है, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। उन पनडुब्बियों को वापस बुलाओ और पहले कुछ यांत्रिक तेंदुए उनके अंदर भर दो। अयान सक्सेना ने कहा। जियांग लाओ ने संदेह से पूछा, एक यांत्रिक तेंदुआ स्थापित करें? अयान सक्सेना, उन पनडुब्बियों में आंतरिक स्थान छोटा होता है, इसलिए प्रत्येक पनडुब्बी पर 500 पनडुब्बियां ले जाना कोई समस्या नहीं है। हमारे पास पहले से ही काफी संख्या में यांत्रिक तेंदुए मौजूद हैं। 20 से अधिक पनडुब्बियां 10,000 से अधिक यांत्रिक तेंदुओं को ले जा सकती हैं, इसलिए वे जमीन पर भी अच्छा खतरा साबित होंगी। जियांग लाओ ने कहा, मुझे डर है कि कुछ देश गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करेंगे, ये कहते हुए कि हमारा देश अन्य देशों को धमकाने के लिए ऐसे साधनों का उपयोग कर रहा है। अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर जियांग, वे जो चाहें कहें। ये वह भाषा है जिसे कुछ पश्चिमी डाकू देश वास्तव में समझ सकते हैं। वे अभी भी डाकू हैं जो कमजोरों को धमकाते हैं और मजबूत लोगों से डरते हैं। और मुझे लगता है कि वे ऐसा कहेंगे। जब हमारे पास एक निश्चित स्तर की ताकत होती है तो वे सभी प्रकार के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब हमारी ताकत उनके देश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है तो वे आंखें मूंद लेते हैं। जियांग लाओ ने एक पल सोचा और कहा, तो आपको पनडुब्बी को वापस ले लेना चाहिए और यांत्रिक तेंदुआ स्थापित करना चाहिए। अगर वे बकवास करते हैं तो कोई स्वाभाविक रूप से उनसे बहस करेगा। अर्जुन सक्सेना, एक और है। अयान सक्सेना ने तुरंत कहा, आप आगे बढ़ें। जियांग लाओ ने कहा, क्या आपका सिमुलेशन रोबोट उच्च ऊंचाई वाले वातावरण के अनुकूल हो सकता है? क्या ये पत्थर उठाकर लोगों पर प्रहार कर सकता है? क्या ये कुशलता से छड़ी का उपयोग कर सकता है? अयान सक्सेना दंग रह गया। मिस्टर जियांग, क्या तीसरा भाई फिर से कुछ कर रहा है? जियांग, उनके घर में विभिन्न संघर्ष चल रहे हैं और सीमा पर संघर्ष को भड़काना आप्रवासियों से ध्यान हटाने का उनका तरीका है। यद्यपि हमारे योद्धा उनसे डरते नहीं हैं, फिर भी लड़ाई में कुछ चोटें तो लगती ही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि चोटों को कम किया जाए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांग, बेशक, उनमें सीखने की बहुत अच्छी क्षमता है। इतनी आसान चीज तो दूर, अगर उन्हें हवाई जहाज या पनडुब्बी उड़ाना भी सिखाया जाए तो भी सब ठीक रहेगा। ये गाओकियान क्षेत्र में है। उन्होंने बहुत सारे कपड़े और चश्मे पहन रखे हैं, इसलिए लोग यह नहीं बता सकते कि वे असली इंसान हैं या रोबोट। जियांग लाओ, अर्जुन सक्सेना, आपने मेरा मतलब गलत समझा। उन्हें रोबोट की तरह खुलेआम लड़ने दें। दुश्मन को बता दें कि भविष्य में ऐसी रणनीति काम नहीं करेगी। अयान सक्सेना ने पूछा, हमारा अभी भी उनके साथ क्षेत्रीय विवाद है ना? सीधे यही ले आओ। श्री जियांग, चिंता मत करो, समय आने पर वे स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। पहले रोबोट भेजो।
100 या 80 रोबोट पर्याप्त होंगे। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, 100 या 80 काफ़ी नहीं है। अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या दूसरे लोग हम पर हंसेंगे नहीं? हम दुनिया के नंबर 1 औद्योगिक देश हैं, क्या हमारी उत्पादन क्षमता इतनी कम है? हम 1000 भेजेंगे। एल्डर जयांग, उन्होंने हल्की खांसी करते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, इसमें इतना समय नहीं लगेगा। हम बस लड़ना चाहते हैं और उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। अधिकतम 3 से 500 पर्याप्त होंगे। अयान सक्सेना ने कहा, तो 500 भेज दो। वर्तमान उत्पादन मात्रा वास्तव में अधिक नहीं है, इसलिए 500 निकालना मुश्किल नहीं है। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। 500 पुरुष रोबोट गुप्त रूप से गाओकियान पहुंचे और उन्हें सीधे सैन्य परिवहन विमानों द्वारा ले जाया गया। इन 500 रोबोटों को कई स्थानों पर तैनात किया गया। प्रत्येक गढ़ को दर्जनों की संख्या में आवंटित किया गया था। पहले पत्थर फेंकने की कोशिश करो, यहाँ वांग पेंग नाम के एक अधिकारी ने रोबोटों से कहा। ये दिन और भी जादुई होते जा रहे हैं। तीसरे दर्जे के देश दृश्य सीमा से परे हवाई युद्ध में संलग्न हैं और स्थानीय सेनाएं, जो देश भी नहीं हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ खेल रही हैं। चीन जैसे महान देश का निर्माण तो अभी शुरू ही हुआ है। सीमा पर झड़पें हुई और हथियार, पत्थर और लाठियां थीं। हाँ, ताओ 10 रोबोटों ने एक स्वर में कहा। उनमें से प्रत्येक ने मुट्ठी भर आकार का एक पत्थर उठाया। फुट फुट, अगले ही पल पत्थर तोप के गोले की तरह तेज गति से उछलकर बाहर आ गया। वांग पेंग और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। वे अधिकतम 70 मीटर दूर तक पत्थर फेंक सकते थे तथा उनमें से अधिकांश 50 मीटर से अधिक दूर तक पत्थर नहीं फेंक सकते थे। इन रोबोटों ने 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फेंकी। तीनों भाइयों को अपनी संख्या के कारण पत्थरों पर कब्जा करने का फायदा मिला। इन रोबोटों के जुड़ने से उनके पास ज्यादा लोग हो गए और वे ज्यादा दूरी से हमला कर सकते थे। अब अपनी सटीकता का अभ्यास करें। आज रात आपको प्रदर्शन करने की आवश्यकता हो सकती है, वांग पेंग ने गहरी आवाज में कहा। साधारण लोगों के लिए पत्थर फेंकना तथा उन्हें दूर तक तथा सटीक रूप से मारना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन रोबोट के लिए यह कोई समस्या नहीं है। लगभग 10 मिनट के बाद वे बहुत सटीकता से गेंद फेंक सकते हैं। बहुत। अब मैं तुम्हें छड़ी से खेलने की कुछ तकनीकें सिखाऊंगा और तुम उन्हें चरण दर चरण सीख सकते हो। वांग पेंग ने शक्तिशाली छड़ी तकनीकों का उपयोग किया। मार्शल आर्ट में उनका मजबूत आधार है। मुझे विशेष रूप से यहाँ लड़ने के लिए बुलाया गया था। रोबोटों में से एक ने कहा, कैप्टन वांग, हमें इसका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। वांग पेंग हैरान था। रोबोट ने कहा, हमें चकमा देने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ दुश्मन पर वार करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करना है। अपनी ताकत से हम एक छड़ी से दुश्मन को गिरा सकते हैं। वांग पेंग, एक छड़ी लो और मेरे साथ अभ्यास करो। लानत है। रोबोट ने एक छड़ी उठाई। कुछ लोग देखने के लिए चारों ओर इकट्ठे हो गए। वांग पेंग ठंडे हथियारों का उपयोग करने में बहुत अच्छा है और उसने मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीती है। यदि उनमें से कई आगे बढ़ भी जाएं तो वे वांग पेंग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पीना। वांग पेंग तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी छड़ी को रोबोट पर जोर से मारा। रोबोट वहां था ही नहीं और उसके हाथ की छड़ी वांग पेंग को लगी। वांग पेंग जल्दी से बच निकला। वह हमलों से बचने में भी काफी अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रोबोट को पता चला कि जब वांग पेंग ने हमला किया था तब उसकी रक्षा सबसे कमजोर थी। इस समय उसके लिए बच निकलना कठिन था। टकराना। वांग पेंग को डंडे से मारा गया। वह बुलेट प्रूफ बनियान पहने हुए थे और छड़ी ने बनियान पर प्रहार किया, लेकिन शक्तिशाली बल ने वांग पेंग को सीधे जमीन पर गिरा दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बावजूद भी वांग पेंग को सीने में जकड़न महसूस हो रही थी। रुकना, उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने जल्दी से कहा। रोबोटों ने हमला करना बंद कर दिया। वांग पेंग ने खड़े होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, इससे लड़ना असंभव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे मारा या नहीं, लेकिन इसने मुझे डंडे से मारा और मैं लगभग अपनी दादी को देखने जा रहा था। रोबोट ने कहा, कैप्टन वांग, ये सामान्य बात है। हमारी रक्षा क्षमताएं भारी मशीन गन की गोलीबारी का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं। वांग पेंग, इस तरह का रोबोट अभी भी हमारे पास है। प्रौद्योगिकी बुद्धिमानों के हाथ में है। मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। वांग पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि वे आज रात आएंगे। अध्याय 547, आदिम युद्ध। देर रात हजारों भारतीय सैनिक चुपचाप आगे बढ़े। कुछ दिन पहले उन्होंने उकसाया और नुकसान उठाया, इसलिए इस बार उन्होंने अधिक लोगों को बुलाया और उनकी बड़ी संख्या पर भरोसा करके अपनी पिछली स्थिति को फिर से हासिल करना चाहते थे। जहां तक उन्हें पता था, इस चीनी अड्डे पर केवल 100 लोग थे, जबकि वहां 1000 से अधिक लोग थे, जो चीनी लोगों की संख्या से 10 गुना अधिक था। जब तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी अपनी बंदूकें नहीं चलाईं, तब तक वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए।
सब लोग ध्यान से देखो। जब लड़ाई शुरू हो तो पूरी ताकत से लड़ो। उन पर पत्थर और लाठियां फेंको। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पीट पीट कर मार दिया गया है या आप विकलांग हो गए हैं। अग्रणी भारतीय सैन्य अधिकारी बहुत उग्र था। स्पष्ट, इस बार वे मुसीबत में हैं। यदि हम हजारों लोग उनमें से कुछ 100 लोगों को पीट रहे हैं, तो क्या ये हमारे पोते को पीटने के समान नहीं है? ये भारतीय सैनिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उन्हें थर्मल हथियारों का उपयोग करने में बहुत कम विश्वास है, लेकिन लड़ाई में अधिक लोगों वाले पक्ष को निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा। यदि चीनी उन पर 100 पत्थर फेंकते हैं तो वे 1000 पत्थर फेंक सकते हैं और पत्थरों से काफ़ी चोटें आ सकती हैं। वो जल्द ही अलार्म बज उठा। चीन को इन भारतीयों के आक्रमण का पता चल गया है। चेतावनी, आपने चीनी क्षेत्र में कदम रखा है, तुरंत खाली कर दें। कोई चीन से आवाज़ दे रहा है। इसी समय आसपास के क्षेत्र को रोशन करने के लिए सर्चलाइटें चालू कर दी गईं। भारतीय सैनिकों को दौड़ते हुए आते देख बटालियन कमांडर वांग पेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे भारतीय आ गए। कप्तान, संभवतः उनमें से हजारों हैं। हालांकि हम में से कई लोगों ने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, लेकिन हम में से कई लोग दूसरी तरफ भी हैं। अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो मुझे डर है कि हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ चीनी लड़ाके धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उनके भाव गंभीर थे। उन्हें पता था कि दर्जनों रोबोट आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कृत्रिम रोबोट प्रशिक्षण नहीं देखा था। वे सिमुलेशन रोबोट की वास्तविक क्षमताओं को नहीं जानते। सुनो भारतीय सैनिकों, रुको और तुरंत पीछे हट जाओ। अगर तुम फिर से आगे आए तो हमें असभ्य होने का दोष मत देना। वान पेंग ने बोलने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया। आपका स्वागत है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने असभ्य हो सकते हो। सभी लोग आक्रमण करें। हजारों भारतीय सैनिक दौड़ पड़े। मारो। वान पेंग ने शराब पी। कई सैनिक हैरान थे। वे 100 मीटर से ज्यादा दूर से निशाना नहीं लगा सकते थे। वे बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। पत्थर को इतनी दूर नहीं फेंका जा सकता था। इस पल स्वूश स्वूश तेज गति से आगे बढ़ रहे भारतीय सैनिकों पर दर्जनों पत्थर फेंके गए। अग्रिम पंक्ति में बैठे कई भारतीय सैनिक चिल्ला उठे। रोबोट द्वारा फेंके गए पत्थर बहुत शक्तिशाली थे। भारतीय सैनिकों ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए वे आसानी से नहीं मारे गए, लेकिन फिर भी जब उनके शरीर के अन्य हिस्सों पर पत्थर लगे तो वे असहज महसूस कर रहे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट भारी होती है, सड़क पर पहनने पर थकान होती है और लड़ाई के दौरान लचीलेपन पर असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने इसे नहीं पहना। ऐसा लगता है कि उनकी संख्या हजारों में है और उन्हें बस हमला करने की जरूरत है। फुट फुट पत्थरबाजी का दूसरा दौर फिर आया। इस बार भारतीय करीब थे और उनके द्वारा फेंके गए पत्थर ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर वे हाथ पर लगते तो हाथ की हड्डी टूट जाती और अगर वे छाती पर लगते तो 2 पसलियां टूटने की संभावना ज्यादा थी। वे इसे इतनी दूर कैसे फेंक सकते हैं? भारतीय कमांडर संताप हैरान था। चीनी पक्ष ने 120 मीटर की दूरी से हमला करना शुरू किया और 2 हमलों के बाद वे केवल 100 मीटर तक ही पहुंच पाए। वे अभी भी इस दूरी पर चीनी सैनिकों पर वार नहीं कर सकते। जाना शुल्क। भारतीय सैनिक चिल्लाते हुए आगे बढ़े। संख्या में ताकत होती है, अगर उनमें से कुछ को चोट भी लग जाए तो भी वे लाभ में रहेंगे। फुट फुट पत्थर लगातार उड़ते रहे। भारतीय सैनिक सिर्फ पत्थरों पर हमला करते हुए ही आगे बढ़ सकते थे। उन्हें 10 मीटर के अंदर भागना था, लेकिन मौजूदा दूरी उनके लिए बहुत ज्यादा थी। स्वूश स्वूश ताओ 10 रोबोट तेजी से चलते हैं। मात्र कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर ही कई भारतीय सैनिक गिर पड़े। वहां अभी भी 7 या 8 लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। ये संख्या अभी भी बहुत अधिक है। सभी लोग मेका मैन के पीछे छुप जाओ और हमला करो। वान पेंग ने आदेश दिया। मोर्चे पर मौजूद चीनी सैनिकों ने हाथ में पत्थर लेकर फेंके और उसी समय मोर्चे पर मौजूद कई भारतीय सैनिकों ने भी पत्थर फेंके। सभी सैनिक लाठियां पकड़े हुए थे और पत्थर फेंक रहे थे, जिससे लोगों को अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो मानव जाति पाषाण युग में लौट गई हो। भारत में भी कई लोगों को पत्थर मारे गए। दूरी जितनी कम होती गई, मेचाओं द्वारा फेंके गए पत्थर उतने ही अधिक शक्तिशाली होते गए। वे छिप नहीं सके। चीन में स्थिति बहुत भिन्न है। चीनी सैनिक इस रोबोट के पीछे छिप सकते हैं, जो इस्पात की तरह मजबूत है और पत्थरों से मारे जाने से नहीं डरता। कुछ दर्जन मीटर बाद कुछ दर्जन भारतीय पुनः गिर पड़े, लेकिन उनके पास अभी भी लगभग 6 दर्जन लोग हैं और वे काफी आगे हैं। अरे दोस्तों, आओ! वान पेंग जोर से चिल्लाया। 60 मेचाओं ने 2 छोटी छड़ियां उठाईं। छोटी छड़ियों की शक्ति लंबी छड़ियों की तुलना में बहुत कम थी। मेचा शक्तिशाली थे, इसलिए छोटी छड़ियों की शक्ति काफी मजबूत थी। 2 छोटी छड़ियों का प्रयोग अधिक कुशल है। वह क्या है? वे मनुष्य जैसे नहीं दिखते। कई भारतीय सैनिक थोड़े भ्रमित थे।
यद्यपि जो रोबोट वहां पहुंचे उन्होंने सैन्य वर्दी नहीं पहन रखी थी तथा उन्होंने धूप का चश्मा भी नहीं पहना था, इसलिए उन्हें फिर भी रोबोट के रूप में पहचाना जा सका। बैंग बैंग दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ और लड़ाकों ने बेरहमी से हमला करने में कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने भारतीय सैनिकों की भुजाओं पर लाठियों से प्रहार किया, जिससे भारतीय सैनिकों की भुजाएं मूलतः तुरंत टूट गईं। जब सामान्य सैनिक आपस में लड़ते हैं तो किसी का हाथ या पैर डंडे से तोड़ना आसान नहीं होता। दोनों पक्ष सैनिक हैं जिन्होंने युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे आम लोगों की तुलना में वार के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं और बल का प्रयोग करना जानते हैं। ये रोबोट के खिलाफ बेकार हैं। रोबोट की छड़ी बहुत शक्तिशाली और तेज है, इसलिए अगर कुछ बल हटा दिया जाए तो भी यह बेकार हो जाएगी। एक घंटी जिक्सू लोगों को भी बहुत सारे हमलों का सामना करना पड़ा। बस उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करें। उनकी सुरक्षा व्यवस्था भारी मशीन गन की गोलीबारी का सामना करने के लिए पर्याप्त है तथा लाठी से होने वाले हमले उनके लिए कुछ भी नहीं हैं। चीनी सैनिकों को चोट लगने पर दर्द महसूस होगा, लेकिन अगर उनके पास ये मशीनें होती तो उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती। उनके पीछे जैविक साधन होने के कारण उन्हें दोनों ओर से हमला होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धत्तेरी की संताप को बुरा लगता है। यद्यपि उनके पास कम लोग थे, लेकिन उनकी संख्या जल्दी ही कम हो गई और वे मेचाओं और लोगों की चपेट में आ गए और एक एक करके जमीन पर गिर गए। चीनियों को स्थिति की जानकारी कम है और वे इसके प्रति अधिक चिंतित हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वहां खड़े भारतीय सैनिकों की संख्या कम होती गई। संख्याएं धीरे धीरे उलट गईं। रुको, सब लोग हमला करना बंद करो, चलो पीछे हटें, संताबू ने जोर से कहा। चीनी पक्ष की ओर से वान पेंग ने हमला रोकने का आह्वान नहीं किया और चीनी सैनिकों और मेकहास ने भीषण हमला जारी रखा। वहां लगभग 1 दर्जन भारतीय सैनिक बचे थे, जिनमें से कई मारे गए। सब लोग रुकें, वान पेंग ने ऊंची आवाज में कहा। चीन ने तुरंत हमला रोक दिया। भारतीय सैनिक भी रुक गए और उनमें से केवल 30 ही खड़े रह गए। वान पेंग, आपके पास कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है। आप रोबोट का उपयोग कैसे कर सकते हैं? संताबू की आवाज तेज थी। वह जमीन से ऊपर चढ़ा, अपना हाथ ढक लिया। उसके बाएं हाथ पर डंडा लगा और उसकी बांह टूट गई। दर्द के कारण उसे बहुत पसीना आ रहा था। वान पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि यह आपके पास नहीं है। हा 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 हा। हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम रोबोट लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। संताबू क्रोधित हो गया। यदि तुम ऐसा करोगे तो हम गोली मार देंगे। वान पेंग की आंखें चमक उठीं। वास्तव में हम महान चीजें हासिल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, नहीं तो यांत्रिक तेंदुआ जल्द ही यहाँ आ जाएगा। संताबू, अध्याय 548, पौराणिक प्राचीन चिकित्सा तकनीकें। संताबू का पहले से ही काला चेहरा और भी काला हो गया। वान पेंग और अन्य सभी लोग उत्साह से उसकी ओर देखने लगे। संताबू, अगर तुम मर्द हो तो डरो मत। तुम्हें कल देर से आना चाहिए और अधिक लोगों को भी साथ लाना चाहिए। अब बंदूक चलाने का समय आ गया है। परिवार वृक्ष को खोलने का मौका आ गया है। कुछ सैनिक उत्साह से चिल्लाए। वान पेंग ने हल्की खांसी की और कहा, चुप रहो, तुम लोगों को डरा दोगे। संताप, डरो मत, हम संख्या में कम हैं, बस आत्मविश्वास के साथ गोली चलाओ। संताबू का मुंह फड़क उठा। चीनी सैनिकों के उत्साहित चेहरे को देखकर मुझे डर है कि अगर वे बंदूकें चलाने लगे तो वे सभी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चीनी सैनिकों की संख्या कम है, लेकिन भगवान ही जानता है कि उनके गोदामों में कितनी चीजें छिपी हुई हैं। उदाहरण के लिए, ड्रोन। क्या ऐसा है कि सिर्फ एक आदेश पर ड्रोन झुंड में आ जाएंगे? यदि युद्ध और अधिक बढ़ता है तो उनकी राजधानी की ओर बड़ी संख्या में रॉकेट दागे जा सकते हैं और उन्हें पुनः राजधानी स्थानांतरित करनी पड़ेगी। सब लोग पीछे हट जाओ। संताबू ने दांत पीस लिए। भारतीय सैनिक पीछे हटने लगे। इनमें से किसी भी सैनिक का पैर नहीं टूटा था, इसलिए हालांकि वे बहुत दर्द में थे, फिर भी वे चलने में सक्षम थे। दर्जन भर मृतकों को 30 या उससे अधिक स्वस्थ सैनिकों द्वारा ले जाया जा सका। वान पेंग, तुम लोग लड़ने के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हो। हम इस मामले का फैसला पूरी दुनिया को करने देंगे। संताबू आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले। वान पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। अगर आप लोग इस बात को फैलाते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम श्रेणी की योग्यता प्राप्त करेंगे। संत अब उदास चेहरे के साथ चला गया। वान पेंग के बगल में खड़े एक व्यक्ति ने अफसोस के साथ कहा, कैप्टन, अगर हमारे पास और समय हो तो हम उन सभी को हरा सकते हैं। वान पेंग ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और कहा, उनमें से कुछ मर चुके हैं। जब वे सभी हार जाएंगे तो शवों को कौन ले जाएगा? शव यहीं छोड़ दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि यह अशुभ है या नहीं? हाँ,
ये सच है। जो व्यक्ति अभी बोल रहा था वह हंस पड़ा। वान पेंग ने नज़र घुमाए और कहा, चलो हम सब वापस चलें, है ना? कई लोगों ने स्थिति की सूचना दी। उनमें से कुछ घायल तो हुए, लेकिन चोटें गंभीर नहीं थीं। उनके इर्द गिर्द रोबोट थे। अगर स्थिति गंभीर होती तो रोबोट सबसे पहले उनकी रक्षा जरूर करते। 01, आपके पास कितनी बैटरी बची है? वान पेंग ने अपने बगल में खड़े रोबोट से पूछा। रोबोट 01 ने जवाब दिया, कैप्टन वांग, अभी खपत ज़्यादा नहीं थी। मेरे पास अभी भी 100,092 बैटरियां बची हैं। बैटरी काफ़ी टिकाऊ है। फिर आप गश्त करते हैं और किसी भी असामान्य बात की तुरंत सूचना देते हैं। वान पेंग ने कहा, हाँ। 60 रोबोट 3-3 के समूह में गश्त करने लगे। अगर उन्हें कोई दुश्मन दिखाई देता तो सभी रोबोट को तुरंत इसकी सूचना मिल जाती और वान पेंग और उनकी टीम को भी खबर जल्दी मिल जाती। वान पेंग और उसके आदमी घायलों को लेकर चौकी पर लौट आए। ये मुकाबला बहुत बढ़िया था। वे रोबोट इतने भयंकर हैं कि वे किसी भी हमले से नहीं डरते और उनका एक ही वार किसी को गिरा देगा। उन्होंने उन्हें नहीं मारा, अन्यथा सिर्फ 1 दर्जन बदकिस्मत लोग ही नहीं मरते। रास्ते में सभी लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। भारतीय सैनिकों के मामले में ऐसा नहीं है। उनमें से हजारों लोग लड़ने के लिए जगह तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनमें से अधिकांश घायल हो गए और 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। ये बहुत बड़ी शर्म और अपमान की बात है। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। अहम अहम लिन डोंग्याओ खांस रहा था। अयान सक्सेना कल रात सो नहीं पाया था। जब लिन डोंग्याओ बुरी तरह खांस रहा था तो उसे लिन डोंग्याओ की खांसी दूर करने में मदद करनी पड़ी। जब अनिंदिता सक्सेना एक बच्ची थी तब की तुलना में लिन डोंग्याओ कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन एक बच्चे के रूप में उन्हें अभी भी कभी कभी सर्दी और बुखार हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, पिताजी यहाँ हैं। अयान सक्सेना ने लिन डोंग्याओ को हल्की मालिश दी। उनकी आंतरिक ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा कंडीशनिंग के लिए लिन डोंग्याओ के शरीर में भी प्रवेश कर गया। लगभग 10 मिनट बीत गए। सिस्टम से आवाज आए, होस्ट, आपके प्राचीन चिकित्सा कौशल को पौराणिक स्तर तक उन्नत कर दिया गया है। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। यह आसान नहीं है। अंततः पदोन्नत किया गया। उनकी प्राचीन चिकित्सा कौशल पहले से ही पौराणिक स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन चूंकि अनिंदिता सक्सेना और लिन डोंग्याओ कम बीमार थे, इसलिए उनका सुधार धीमा था। अयान सक्सेना के दिमाग में प्राचीन चिकित्सा ज्ञान की विशाल मात्रा उमड़ पड़ी। टस्क टस्क मजबूत। अयान सक्सेना की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन चिकित्सा के लिए पश्चिमी चिकित्सा की तुलना में अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। ये बहुत पौराणिक है। हालांकि यह मृतकों को पुनर्जीवित नहीं कर सकता, लेकिन यह वास्तव में मांस और हड्डियों को बढ़ा सकता है। इससे कई ऐसी समस्याएं हल हो सकती हैं जो पश्चिमी चिकित्सा नहीं कर सकती। चिकित्सा प्रौद्योगिकी उस स्तर पर पहुंच गई है जो वाकई मिथकीय है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उनमें और सिसी दोनों में प्राचीन चिकित्सा में औसत प्रतिभा है। अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उनके पास कोई सिस्टम नहीं था और उनकी ऊर्जा सीमित थी, इसलिए उन्होंने बस वही किया जिसमें वे अच्छे थे। वर्तमान में उन्होंने पाया है कि डोंगडोंग में प्राचीन मार्शल आर्ट, ताई ची, ध्यान और रोबोट निर्माण तकनीक में बेहद मजबूत प्रतिभा है। भले ही अन्य क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा औसत हो, लेकिन ये तीनों ही लिन डोंग्याओ को भविष्य में बहुत उत्कृष्ट बनने के लिए पर्याप्त हैं। प्रिय, क्या तुम कल रात सोए? रोशनी मेहरा ने दरवाजा खोला और चिंता से पूछा। लिन डोंग्याओ को खांसी आ रही थी और वह कल रात अध्ययन कक्ष में ही सोया था। अन्यथा अगर वह खांसता तो रोशनी मेहरा रात को ठीक से सो नहीं पाती। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। डोंगडोंग को कल रात कई बार खांसी आई। रोशनी मेहरा बोली, मैंने तो यही सोचा था। हनी, थोड़ी देर सो जाओ, मैं इस बदमाश का ख्याल रखूंगी। जरूरत नहीं। अपनी साधना के वर्तमान स्तर के साथ मैं बिना किसी समस्या के 1 सप्ताह तक बिना सोए रह सकता हूँ। अयान सक्सेना मुस्कुराए। रोशनी मेहरा ने कहा, पति, अगर ऐसा है भी तो भी आपको सोना ही होगा, भले ही दिन में सिर्फ 1 घंटा ही क्यों न हो। डोंग सो जाता है, मैं बस उसे देख सकती हूँ। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। सोने के बारे में भूल जाओ। मैंने अभी अभी चिकित्सा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी सफलता हासिल की है। मैं डोंग की मेरिडियन को साफ कर दूंगा और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। मानव शरीर के बारे में उनकी समझ अब और भी अधिक हो गई है। असली। रोशनी मेहरा की आंखें चमक उठीं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये सच है। मानव शरीर एक बहुत ही जटिल प्रणाली है। हालांकि मैं इसके बारे में पहले से बहुत कुछ जानता था, फिर भी मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अब ये बहुत मजबूत है। जब डोंग जागेगा तो उसे खांसी नहीं आएगी। रोशनी मेहरा बहुत खुश थी।
लिन डोंग्याओ अभी भी बहुत छोटा था और खांसने पर उसका चेहरा लाल हो जाता था, जिससे उसे असहज महसूस होता था। अयान सक्सेना ने तुरंत ही इससे निपटना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद अयान सक्सेना रुका और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, डोंग की खांसी की समस्या हल हो गई है। अगर भविष्य में उसे और जीक्सी को सर्दी लग गई तो मैं इसे जल्द ही हल कर सकूंगा। हाँ पति, आप सबसे अच्छे हैं। रोशनी मेहरा ने उसे एक प्यारा सा चुंबन देने की पहल की। डिंग डिंग। कुछ देर बाद अयान सक्सेना का मोबाइल बज उठा। अरुण राव का फोन था। मिस जू, आप इतनी जल्दी क्यों फोन कर रही हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और पूछा। फोन पर दूसरी तरफ अरुण राव ने कहा, श्री सक्सेना, कल रात विमान के कर्मचारी भारतीय सैनिकों से लड़ने के लिए गए थे। भारत ने हजारों लोगों को भेजा और उनमें से अधिकांश को पीट पीट कर मार डाला गया। 1 दर्जन से अधिक लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। अयान सक्सेना, कमांडर जू, क्या हमारे सैनिक ठीक हैं? अरुण राव ने कहा, हमारे लोग ठीक हैं। सबसे गंभीर चोटें मामूली हैं। मुझे डर है कि वे संयुक्त राष्ट्र पर मुकदमा कर सकते हैं। यह आप पर निशाना साधा जा सकता है। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, उन्हें मुकदमा करने दीजिए। उन्हें तो छोड़िए, अगर अमेरिका मुझ पर भी उंगली उठाए तो वह क्या कर सकता है? अध्याय 549 सिस्टम अपग्रेड शुरू। चीन ने युद्ध में भाग लेने के लिए बेशर्मी से विमानों का इस्तेमाल किया, जो उन नियमों का उल्लंघन था जिनका दोनों पक्ष हमेशा से पालन करते आए हैं। बहादुर भारतीय योद्धाओं ने आक्रमणकारियों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। क्या अयान सक्सेना ने हत्या की मशीन बनाए? हमारा देश इसकी कड़ी निंदा करता है। जब ये खबर सामने आई तो कई भारतीय मीडिया ने इसे जोर शोर से रिपोर्ट किया। कई लोगों ने चीन को दोषी ठहराया, कई लोगों ने अयान सक्सेना को दोषी ठहराया और कई मीडिया आउटलेट भी थे जिन्होंने लड़ाई हारने के बाद खुद की प्रशंसा की। पति, देखो, ऑनलाइन कहा जा रहा है कि कई भारतीय मीडिया संस्थान आप पर पागलपन भरे आरोप लगा रहे हैं। रोशनी मेहरा ने फोन अयान सक्सेना को दे दिया। अयान सक्सेना ने फोन लिया, उसे देखा और मुस्कुराया, चिंता मत करो प्रिय, ये बस थोड़ा सा गुस्सा है। मैं उन्हें जवाब देने के लिए एक संदेश भेजूंगा और वे समझ जाएंगे। कैसे जवाब दें? रोशनी मेहरा हैरान थी। अयान सक्सेना ने कहा, सिमरन, मेरे अकाउंट का उपयोग करके एक संदेश भेजें जिसमें कहा गया हो कि इस तथ्य को देखते हुए कि भारत ने संघर्ष को भड़काने की पहल की है और सीमा की स्थिति तनावपूर्ण है, मैं पठारी सीमा रक्षा बलों को 100,000 यांत्रिक तेंदुए भेजूंगा। यदि स्थिति और बिगड़ती रही तो ये संख्या 300,000 तक बढ़ जाएगी। ज़ियाओबेई की आवाज़ गूंजी। ठीक है मास्टर। इसने तुरंत संदेश भेज दिया। अयान सक्सेना के 300 मिलियन से भी ज़्यादा फैंस हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई, पहली ही नज़र में बड़ी संख्या में फैंस ने इसे देख लिया। ये बहुत मज़ेदार है। भारतीय मास्टर अर्जुन के साथ क्यों उलझेंगे जबकि उनके पास उलझने के लिए इतने सारे लोग हैं? क्या आप मास्टर अर्जुन के साथ सहजता से उलझ सकते हैं? 10 से 1 के अनुपात में 1 लाख यांत्रिक तेंदुए सीमा की रक्षा के लिए हमारे द्वारा भेजे गए 10 लाख लोगों के बराबर हैं। 10 से 1। भारतीय सैनिकों की लड़ाकू शक्ति को देखते हुए मुझे लगता है कि उन्हें 10 से 1 से हराने में कोई समस्या नहीं है। टिप्पणी अनुभाग में बहुत सारी टिप्पणियां सामने आईं। डिंग डिंग। अयान सक्सेना का फोन तेजी से बज उठा। ये श्री जियांग थे जिन्होंने फोन किया था। अर्जुन सक्सेना, मैंने देखा कि आपने सीमा सुरक्षा बलों को 100,000 यांत्रिक तेंदुए भेजने के बारे में एक संदेश भेजा है। क्या ये सच है? श्री जियांग ने पूछा। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, मिस्टर जियांग, ये सच है। 1 लाख यांत्रिक तेंदुओं की निर्माण लागत 1 अरब से भी कम है। मुझे लगता है कि इतने कम पैसे में शांति और स्थिरता खरीदना उचित है। फोन के दूसरी ओर जियांग लाओदाओ ने कहा, आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या सीमा पर इतने सारे यांत्रिक तेंदुए भेजने से तनाव पैदा होगा? अयान सक्सेना, मिस्टर जियांग, अगर स्थिति तनावपूर्ण है तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने पर्याप्त यांत्रिक तेंदुए नहीं भेजे हैं। इस मामले में मैं 300,000 यांत्रिक तेंदुए भी भेजूंगा। फोन के दूसरी ओर श्री जियांग हल्के से खांसने लगे। अर्जुन सक्सेना, अगर युद्ध का खतरा बढ़ता है तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तुम्हें अभी भी थोड़ा सावधान रहना होगा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जियांग, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। हालांकि भारतीय खूंखार हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। 1 लाख यांत्रिक तेंदुए उनके 1 या 2 मिलियन सैनिकों से लड़ने के लिए पर्याप्त हैं। उनके पास केवल 10 लाख से कुछ अधिक सैनिक हैं। मिस्टर जियांग, आपका स्वभाव इतना खराब है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अयान सक्सेना, मिस्टर जियांग, मैं बहुत शांत स्वभाव का रहा हूं। अगर दूसरे मुझे उकसाना चाहते हैं तो मैं डर नहीं सकता।
अन्यथा मैं इतनी मेहनत से अभ्यास क्यों करूंगा? जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबसे अच्छे नहीं हो। जियाओलिन, तुम कुछ समय से राजधानी नहीं गए हो। तुम क्यों नहीं आते और कुछ समय के लिए रुक जाते? हमने मिस्र के साथ कई दौर की बातचीत की है और अब वे नहर के प्रबंधन अधिकार आपको बेचने को तैयार हैं। वे आपसे बात करना चाहते हैं। अयान सक्सेना, आह मेंग याओ और मैं कल आएंगे। मिस्टर जियांग ने जल्दी से कहा, शीशी और डोंग को यहाँ ले आओ। टोंग और बाकी सभी को अपनी छोटी शिक्षिका शीशी की याद आती है। अच्छा, अयान सक्सेना ने सहमति जताई। अनिंदिता सक्सेना अभी किंडरगार्टन में है और चूंकि उसे किंडरगार्टन में कोई ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसके लिए छुट्टी लेना ठीक है। फोन रखते ही अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा से कहा, मेंग याओ, मिस्टर जियांग ने हमें राजधानी चलने को कहा है, चलो कुछ दिन वहीं रुकते हैं। ठीक है, रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। अब वह कभी कभार कंपनी जाती है, लेकिन अगर वह नहीं भी जाती तो कोई बात नहीं। राजीव कुमार काफी फ्री हैं, इसलिए अगर कुछ होगा तो वह उसे संभाल लेंगे। शीशी, चलो अपना सामान पैक करें और खेलने के लिए राजधानी चलें। डोंग, क्या तुम पिताजी की सामान पैक करने में मदद करना चाहोगे? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोगों से कहा। पिताजी, क्या हम आज स्कूल नहीं जाएंगे? अनिंदिता सक्सेना ने पूछा। अयान सक्सेना ने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, पापा ने टीचर से छुट्टी मांगी है। राजधानी में तुम्हारे दोस्त तुम्हें याद करते हैं। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने खुश होकर कहा। पापा, लिन डोंगियाओ के गोल मटोल छोटे हाथों ने अयान सक्सेना की जांघों को जकड़ लिया। डोंग, क्या तुम भी पिताजी की सफाई में मदद करना चाहते हो? तो फिर चलो साथ साथ चलते हैं। अयान सक्सेना ने दोनों छोटे बच्चों को उठा लिया। सूटकेस पैक करने के 5 मिनट बाद एक आवाज गूंजी, सू यू, तुम्हारा स्थान बढ़कर 9000 क्यूबिक मीटर हो गया है। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। यह अपेक्षित है। मई का महीना चल रहा है और इस वर्ष सिस्टम स्पेस को केवल एक बार ही अपग्रेड किया गया है। 9000 घन मीटर, ये बहुत बड़ा है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। ये जगह माइक्रो ड्रोन और बम लगाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। लाखों माइक्रो ड्रोन लगाना आसान है, लेकिन अगर इसका उपयोग बड़े ड्रोन, रोबोटिक तेंदुए या सिमुलेशन रोबोट स्थापित करने के लिए किया जाता है, तो भी ये थोड़ा छोटा है। यदि इसका उपयोग पनडुब्बी जैसे बड़े खिलौने को रखने के लिए किया जाए तो यह और भी छोटा हो जाएगा। प्रिय डोंग, बाहर जाने से पहले थोड़ा दूध पी लो। रोशनी मेहरा दूध बनाने के बाद आईं। अयान सक्सेना ने लिन डोंगियाओ को पकड़ लिया और उसे खाना खिलाया। 7 मिनट बाद लिन डोंगियाओ का शराब पीना लगभग खत्म हो गया। फूतोंग की आवाज अचानक फिर से गूंजी, सूजिन, फूतोंग ने पर्याप्त सुदृढ़ीकरण मूल्य प्राप्त कर लिया है और इसे किसी भी समय मजबूत किया जा सकता है। अयान सक्सेना की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। डोंग लगभग 5 मिनट से दूध पी रहा है और उसे पर्याप्त शक्ति नहीं मिली है। हो सकता है कि वह और अधिक शक्ति न प्राप्त कर सके। अगर आप उस समय अपनी स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो आपको एक और बच्चा पैदा करना होगा। अगर आप गर्भवती भी हो जाती हैं तो आपको बच्चे के जन्म के लिए 10 महीने तक इंतजार करना होगा। हालांकि अयान सक्सेना और उनका परिवार अभी भी दूसरा बच्चा चाहता है, लेकिन इतने लंबे समय तक इंतजार करने से वे बहुत दुखी हैं। पदोन्नति में कितना समय लगेगा? जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो क्या आप अंतरिक्ष को एकीकृत कर सकते हैं? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। यदि सिस्टम सुधार अवधि के दौरान कुछ गलत हो गया तो मैं उदास हो जाऊंगा। सिस्टम, ठीक है, अपग्रेड का समय अभी तक ज्ञात नहीं है। सिस्टम अपग्रेड के दौरान सिस्टम स्पेस का सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है, हालांकि आप सिस्टम अपग्रेड के दौरान अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अयान सक्सेना ने मन ही मन राहत की सांस ली। जब तक एकीकृत स्थान का उपयोग किया जा सकता है तब तक ये ठीक है। अनुभव प्राप्त न कर पाना कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो तुम्हें सुधार करना शुरू कर देना चाहिए, अयान सक्सेना ने मन में कहा। फूतोंग, पदोन्नति शुरू होती है। अयान सक्सेना ने कोशिश की, वह जियांटोंग की जगह को महसूस कर सकता था, लेकिन जब उसने मन ही मन जियांटोंग को पुकारा तो जियांटोंग चुप रहा। जैसे जैसे कानून का शासन मजबूत होता जाएगा, मुझे नहीं पता कि क्या बदलाव होंगे। अयान सक्सेना की आंखों में उत्सुकता थी। वर्तमान जियांटोंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन पर्याप्त मजबूत नहीं है। अन्य बातों के अलावा उसकी प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची पौराणिक पूर्णता तक पहुंच चुकी है और अब उसके पास अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोगों को सिखाने का कोई अनुभव नहीं है। प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची मिथक परिपूर्ण है और उसकी शारीरिक फिटनेस लगातार बेहतर हो रही है। अब वह साधारण मिसाइलों का सामना कर सकता है, जो पहले से ही बहुत प्रभावशाली है।
लेकिन कौन मजबूत नहीं बनना चाहता। और एक समस्या और है, अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ वह 300 वर्षों तक जीवित रह सकता है, लेकिन अपने वर्तमान साधनों के साथ वह रोशनी मेहरा को अधिक समय तक जीवित रखने में मदद नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि अपग्रेडेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। अध्याय 550 सभी बड़े लोग अयान सक्सेना से मिलते हैं। हमारी सीमा पर 100,000 रोबोट तेंदुए रखना, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा। इंटरनेट पर 10 से 1 अनुपात के अनुसार 100,000 यांत्रिक तेंदुओं की युद्ध शक्ति कम से कम 100,000 सैनिकों के बराबर है और हमारे पास सीमा पर केवल 200,000 सैनिक हैं। अयान सक्सेना द्वारा उन्हें सैन्य विमान बेचना सामान्य बात है। हमारा कुछ मीडिया अयान सक्सेना को क्यों भड़काना चाहेगा? जब ये खबर भारत पहुंची तो कई नेटिजन्स इस बारे में चर्चा करने लगे। मीडिया ने चुप्पी साध ली है क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी बकवास से बहुत परेशानी पैदा हो गई है। भारतीय उग्र तो हैं, लेकिन वे मूर्ख तो बिल्कुल नहीं हैं। तोसाकुरा देश में यांत्रिक तेंदुए ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इंटरनेट पर कई वीडियो हैं जो दिखाते हैं कि यांत्रिक तेंदुए निशाना लगाने में बहुत सटीक हैं और बहुत तेज दौड़ते हैं। वे अपनी पूंछ से ग्रेनेड भी फेंक सकते हैं। 10 से 1 की लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर चीन सीमा पर 100,000 रोबोट तेंदुए तैनात करता है तो ये सीमा पर 10,000 सैनिकों को तैनात करने के बराबर है। भारत की अधिकांश आबादी भारत के उत्तरी क्षेत्र में रहती है। राजधानी चीनी सीमा से केवल 3 किलोमीटर दूर है। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने मुझसे पूछा। भारतीय मंत्री ने पूछा, यदि चीन सचमुच ऐसा करता है तो ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा होगा? मैं सच सुनना चाहता हूँ। कमरे में मौजूद अन्य लोग चुप थे। मुझे सब बताओ, यंगुओगे में बूढ़े आदमी ने भौहें सिकुड़ी। उनमें से एक ने कहा, आम जनता को नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि 5 दर्जन कुलीन अमेरिकी सैनिकों ने दर्जनों यांत्रिक पैंथर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हताहतों का अनुपात 10 से 1 से अधिक था। 5 दर्जन लोग मारे गए थे। यदि वे हम पर हमला करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। भारतीय मंत्री, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लड़ाकू विमान, बमवर्षक विमान आदि नहीं भेजे। क्या होता यदि हम अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला करने के लिए तैयार होते? एक अन्य व्यक्ति ने खांसते हुए कहा, सर, वे एक साथ नहीं चलते। अगर हम उन पर हमला करने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं तो यांत्रिक तेंदुए मिसाइलों की तुलना में बहुत कम मूल्यवान हैं। हमने उन पर बमबारी की, लेकिन बम लगने से पहले ही वे भाग गए। तोसाकुरा से प्राप्त अनुभव के अनुसार उन पर हमला करने के लिए सशस्त्र हेलीकॉप्टरों का उपयोग करना अधिक प्रभावी तरीका है, लेकिन ये तरीका केवल कुछ ही संख्या में यांत्रिक तेंदुओं से निपटने में सक्षम है। यदि एक साथ 100,000 हेलीकॉप्टर चले जाएं तो हमारे पास पर्याप्त सशस्त्र हेलीकॉप्टर नहीं होंगे। श्री यिंगुओगे की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। तो क्या हमें इस प्रणाली की स्थापना रोकने के लिए चीन के साथ बातचीत करनी होगी? कई लोगों ने सिर हिलाया। गुरुजी, यही एकमात्र रास्ता है। यदि चीन वास्तव में ऐसा करता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कुछ लोग हैं, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। एक और बात है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अयान सक्सेना हमारे अच्छे पड़ोसी को यांत्रिक तेंदुआ बेच सकता है। यिंगुओगे और अन्य लोगों के भाव बदल गए। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें वास्तविक युद्ध के मैदान में भिड़ना पड़ेगा। जितना संभव हो सके लोगों को खुश करने की कोशिश करें। हमारे बहादुर योद्धा देश की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कौन चीन के साथ बातचीत करने के लिए चीन जाएगा? उन्हें ऐसा न करने का वचन देना होगा। यंगू मंडप से आए बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। अयान सक्सेना और उसके दोस्त शाही राजधानी में पहुंचे। इस बार केवल उनका 4 सदस्यीय परिवार ही आया। सीसी, शीशी, डोंग बहुत बड़ा हो गया है। जैसे ही अयान सक्सेना और उसके दोस्त पहुंचे, दोनों छोटे बच्चे भी आ गए। अनिंदिता सक्सेना ने यहाँ कई बच्चों को पढ़ाया है और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। शीशी, डोंग को ले जाओ और उनके साथ खेलो। अयान सक्सेना मुस्कुराए। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। डोंग, क्या तुम्हें अब भी वे याद हैं? दीदी तुम्हें उनसे मिलवाएंगी। जल्द ही अनिंदिता सक्सेना और अन्य लोग एक साथ खेलने लगे। कुछ ही देर बाद मिस्टर जियांग आ पहुंचे। अयान सक्सेना और मिस्टर जियांग विला के स्टडी रूम में गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जियांग, क्या आज आप ठीक हैं? जियांग लाओ बैठ गया और मुस्कुराया। क्या कुछ चल रहा है? क्या यह मेरे लिए तुमसे मिलने आने का महत्वपूर्ण मामला नहीं है? जियाओलिन, तुम लोगों को नाराज करने में वाकई माहिर हो। पूर्वी सकुरा देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटिश साम्राज्य, ऑस्ट्रेलिया और अब तुमने भारत को भी नाराज कर दिया है।
अयान सक्सेना, मिस्टर जियांग कृपया बकवास करना बंद करें। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। उन्होंने मुझे उकसाया और मैंने बस थोड़ा सा प्रतिरोध किया। जियांग लाओ के मुंह का कोना फड़क उठा। अयान सक्सेना ईमानदार थे और वे इस बात से सहमत नहीं थे। भारतीय राजदूत अर्जुन सक्सेना आ रहे हैं। वे 100,000 यांत्रिक तेंदुओं से जुड़ी सीमा घटना के लिए यहाँ अवश्य होंगे। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, मैंने देखा कि उनका मीडिया बहुत शांत है। 1 अरब से शांति खरीदी जा सकती है, यह इसके लायक है। विशेष दूतों, आप लोगों को इसे संभालना चाहिए। मिस्टर जियांग, क्या इसीलिए आप मुझसे मिलने आए हैं? जियांग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, आपने ड्यूटी के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए बहुत सारा पैसा दिया। बहुत से लोग भावुक हो गए और कुछ आपसे मिलना चाहते थे। अयान सक्सेना ने अपनी बाहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। कुछ लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। जियांग लाओ, क्या वे सिर्फ इसी मामले के लिए यहाँ आए हैं, या वे मेरे बारे में चिंतित हैं और मुझसे मिलना और व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं? श्री जियांग थोड़ा हिचकिचा रहे थे। ये दोनों है। अर्जुन सक्सेना, कुछ लोग आपसे पहले कभी नहीं मिले हैं। आप अपने व्यवहार में बाहरी दुनिया के सामने काफी दबंग हैं। उनका थोड़ा चिंतित होना स्वाभाविक है। मिस्टर मेहता और मैं आप पर पूरा विश्वास करते हैं। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, तो फिर मिलते हैं। यहाँ मत आओ, मैं उनसे कहीं और मिलूंगा। श्री जियांग ने सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना, कल रात हम साथ में खाना खाएं तो कैसा रहेगा? कर सकना। अयान सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों का चिंतित होना सामान्य बात नहीं है। जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेंग याओ और अन्य लोग आज रात मेरे घर आएंगे। मैंने उनसे पहले ही शाम को और व्यंजन पकाने के लिए कह दिया है। शाम को अयान सक्सेना और मिस्टर जियांग एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचे। बैंक्वेट हॉल में पहले से ही कई बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं। इनमें से प्रत्येक बड़े व्यक्ति का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। जियाओलिन, तुम यहाँ हो। अर्जुन सक्सेना, हो सकता है कि आपकी शराब पीने की क्षमता अच्छी हो, लेकिन क्या आप आज की इस स्थिति से डरे हुए हैं? अर्जुन सक्सेना। अयान सक्सेना को जानने वाले कई बड़े लोग मुस्कुराए। अयान सक्सेना ने हाथ झुकाकर कहा, प्रिय सीनियर्स, मैं अयान सक्सेना हूँ। जूनियर, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। अर्जुन सक्सेना, आपका सपनों का संरक्षण कोष बहुत अच्छा है। आपको हर साल इस पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ना? क्या आपने कभी किसी बड़े बॉस को बोलते देखा है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। मैंने शुरू में सोचा था कि आवेदकों की संख्या 100,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि युद्ध के दौर में इतने सारे लोग मारे गए। लेकिन मैं अभी भी ये पैसा खर्च कर सकता हूँ। मूलतः उन्होंने अनुमान लगाया था कि उन्हें प्रति वर्ष लगभग 4 बिलियन मिलेंगे, लेकिन आवेदकों की वर्तमान संख्या के आधार पर उन्हें वास्तव में प्रति वर्ष 60 से 70 बिलियन मिलते हैं, तथा कुछ लोगों के अभी भी आवेदन करने के कारण ये संख्या बढ़ जाएगी। ड्रीम प्रोटेक्शन फंड पर प्रति वर्ष 8 बिलियन से अधिक खर्च होने का अनुमान है। सिसी चैरिटी फाउंडेशन और डोंग डोंग स्टूडेंट एड फंड को जोड़ने पर कुल राशि 10 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। लेकिन अयान सक्सेना के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। विदेशी खातों की तो बात ही छोड़िए, घरेलू खातों में भी सैकड़ों अरब रुपए जमा हैं। जियाओलिन, मैं इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने लाओ ली और लाओ जियांग से सुना है कि आप उड़ सकते हैं। क्या आप हमें उड़ना सिखा सकते हैं और हम बूढ़ों को अपनी आंखें खोलने का मौका दे सकते हैं? कोई मुस्कुरा रहा है। हालांकि यह असंभव था कि मिस्टर मेहता और मिस्टर जियांग झूठ बोलेंगे, फिर भी यह अविश्वसनीय था कि अयान सक्सेना वास्तव में उड़ सकता था। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे दिखाना ठीक है। क्या सभी लोग यहाँ हैं? अगर नहीं, तो इसे दिखाने से पहले सभी के आने तक प्रतीक्षा करें। वूयू पहले से ही दिखाने के लिए काफ़ी मजबूत है। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।